आने वाले भावी मुख्यमंत्री श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आए और अपने विचार रखें। कोई बात नहीं, कोई नहीं रमेश। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश एक राजन का एमसी है, सुशील वाल्मीकि गजब का आदमी है, तो भाई राजवंश से हमारे एमसी हमारे भाई सुशील वाल्मीकि जी आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसके बाद जो है उनसे भी मिलेंगे, उनको बहुत बहुत उनका स्वागत करेंगे। आगे भाई सुशील वाल्मीकि जी राजवंश से हमारे एमसी हैं, बहुत बहुत। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक जखोली से सन्नी या सन्नियक संदीप है बिट्टू, विक्रम जखोली से, रणवीर जखोली से, सतबीर जखोली से ये भी ज्वाइन हो रहे हैं भाई, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत से साथी जो सारे ज्वाइन हुए हैं, ये सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। बीएसपी से हैं, ये बीएसपी पार्टी छोड़ के ज्वाइन हो रहे हैं, सबका हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के एक प्रतीक, जिन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया हरियाणा प्रदेश के लिए, विक्रम जी बीएसपी से आए हैं, ये भी ज्वाइन हो रहे हैं। विक्रम जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत विक्रम भाई साहब। बहुत हाँ भाई, ज्वाइनिंग होगी है कि कोई रेडी है? हाँ चलो, क्योंकि थोड़ी बहुत बचा के रखो, अगली 2-4 दिन, अभी तो दो हफ्ते पड़े इलेक्शन में। सारी आज करा लोगे तो फिर बाद में क्या, एक हफ्ते बाद भी तो करानी है ना अपन है। इतना और प्यार हो जाएंगे जी हम भाई, अब इजाजत है। हमारे हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के एक प्रतीक, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए बड़ा लंबा संघर्ष जिन्होंने अपने जीवन में किया है और अपने संघर्ष से अपनी एक पहचान बनाई है। जब जैसे वो कह रहे थे कि मैं 5वीं बार संसद में पहुंचा हूं, लेकिन जब मैं पहली बार चुन के लोकसभा में मैं गया था, तब वो भी लोकसभा में आए थे और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमेशा उनका पूरा आशीर्वाद मिला, उनका पूरा सहयोग मिला। हमारे बहुत ही आदरणीय जयप्रकाश जी हमारे बीच में, हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के और आपके होने वाले विधायक हमारे भाई विकास जी और हमारे, अभी सारी खोल के बता दूंगा, कोई बात नहीं। अभी हमारे बीच में हमारे सभी, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्योंकि समय बहुत, सुबह से आप बैठे इतनी गर्मी उमस में, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज इतनी बड़ी हाजिरी में, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी उमस में आप इतने देर से जो बैठे हो, एक बात आज यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि लाए दल के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना और विकास को यहां से बहुमत से जिताना है। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, 10 साल से जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की ये सरकार, जिसने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया भट्टा, छिक लिए बीजेपी की सरकार से कोई कसर बाकी रह रही है। मैं एक बार चेक कर लूं, कदे कोई सा नहीं होगा, मैं 5 साल और देखे। इनका लाइसेंस, बीजेपी का लाइसेंस कैंसिल करोगे या रिन्यू करोगे?
रद्द करोगे? तो जिस दिन का आपको 10 साल से इंतजार था कि किसी तरीके से बीजेपी से पंडा छूटे, बीजेपी से पीछा छूटे हरियाणा का, क्योंकि इन्होंने इतना नुकसान किया हरियाणा का। इन 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया बीजेपी ने। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का, खुशहाली का, अमन चैन शांति का प्रतीक था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में प्रतीक बन गया, देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज अपराध दर में, क्राइम रेट में, भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज नशे में पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया, देश में नंबर 1 बन गया। आज विदेश में अवैध रास्ते से, डोंकी के रास्ते से पलायन में, क्योंकि हरियाणा के नौजवान को हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। विदेश में डोंकी के रास्ते मजदूरी करने पर अपनी जान हथेली पे रखकर, घर बार बेचकर, उधारी लेकर मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। ऐसी स्थिति बना दी हरियाणा में। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। आज हरियाणा को बहुत पीछे लेके जाने का इस सरकार ने काम किया, मगर दुख इस बात का है, ये काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैथल में, क्लायत में पिछले 10 साल इनकी सरकार में कोई काम हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बड़ा काम हुआ? कोई एक बड़ा कोई कार्य हुआ? काम किया नहीं। लेकिन हरियाणा वालों का दिल बहुत बड़ा, काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो काम खराब करने का काम किया। काम नहीं किया, लेकिन घमंड सातवें आसमान पे कोई ऐसा वर्ग नहीं इनने छोड़ा जो सड़क पे ना आया हो इन 10 साल में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसका अपमान ना किया हो। हमारे सरपंच आए सड़क पर अपने मांगों को लेकर, पंचकुला गए तो उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारी पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी बहनें सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज। किसान आए, 1 साल तक, देश के इतिहास में 1 साल तक आंदोलन नहीं हुआ करते। प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं सुनवाई की गुंजाइश होती है, कहीं ना कहीं सहानुभूति का, दया का भाव होता है प्रजातंत्र में, सरकारों के दिलों में। लेकिन किसान 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। एक एक करके शव वापिस आता था उन धरनों से। आप सोच के देख सकते हो कि क्या बनती होगी और कितना कठोर भाव इनके दिल में होगा कि सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें सहानुभूति है इन किसान परिवारों से जिनके घर उजड़ गए। और क्या बनती होगी मुझ पे, क्योंकि वो ऐसा समय था। आज तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 5 सांसद लोकसभा में जिता के भेजने का काम किया, लेकिन पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक विपक्ष में मैं अकेला कैसे डटा रहा। वहां पर हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। 2014 में तो 2 जिताए थे विपक्ष में, दुष्यंत चौटाला को और मेरे को, लेकिन वो दिल्ली में जाते ही वो दिल्ली वालों का हो गया, बीजेपी वालों का हो गया। मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन इन तानाशाही ताकतों के आंख में आंख डालकर उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहां राजनीति की चौपाल बिछती है, आपका ये बेटा खड़ा रहा। और क्या बनती होगी मुझ पे जब मैं खड़ा होकर कहता हूं कि 750 किसानों की जानें चली गई। कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द बोलो और पूरी बीजेपी देश की टूट के पड़ती होगी, पूरी बीजेपी टूट के पड़ती होगी। उस संसद में मेरा दिल जी कैसे लगता होगा, आप सोच के देखो। जब पूरी संसद ने अकेला काट दिया था, मेरा कसूर ये था कि मेरी ईमानदारी ये थी कि मैं आपकी आवाज वहां पर किसी के गिरवी नहीं रख सकता था। तो इस सरकार ने कितना अन्याय किया देश के किसान के साथ। क्या कसूर था हमारी बेटियों का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का। 6 हमारी ऐसी बेटियां ओलंपिक में जो मेडल लेके आई हमारी बेटियां, क्या कसूर था उनका। आज ये बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, क्या कसूर था उन बेटियों का। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, FIR तक नहीं दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस, जिस दिल्ली पुलिस में ज्यादातर अधिकारी और सिपाही हरियाणा से भर्ती होते हैं, वो दिल्ली जिसके 3 तरफ हरियाणा बसा है, हम दिल्ली में जाकर अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। 6 महीने तक सरकार की तरफ से आदेश था इनका FIR मत काटो। सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश के बाद 6 महीने के बाद FIR दर्ज हुआ। उन बेटियों को किस बेरहमी से दिल्ली की सड़कों पर
घसीटने का काम किया। ये हरियाणा और ये देश, जिस देश की संस्कृति में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है, ये वो देश जहां महाभारत का युद्ध, बहन बेटी की इज्जत पे जब बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन इन बेटियों का क्या कसूर था कि इन बेटियों को न्याय नहीं दिया? इस सरकार ने इतना घोर अन्याय, 6 महीने तक मना कर दिया कि एफआईआर नहीं होगी, और हम जाकर भी, चाहकर भी उनको न्याय नहीं दिला पाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, एफआईआर हुई और आज दिल्ली के कोर्ट ने, दिल्ली की न्यायपालिका ने चार्जेस फ्रेम कर दिए कि आरोपी बीजेपी के सांसद ने हर मौके पे इनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन बेटियों के बारे में सोचो, वो आपकी भी बेटी हो सकती थी, कोई आपकी बहन हो सकती थी, मगर लाचार हो गए थे। मगर अन्याय, सरकार का अहंकार, हर वर्ग के साथ इतना अपमान और अहंकार 7वें इतने आसमान पे पहुंचा कि केवल किसान, हमारी बेटियों तक ही सीमित नहीं, संविधान, बाबा साहब के संविधान तक भी इनका अहंकार पहुंच गया। नारा दे दिया 400 पार, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, बीजेपी वालों ने कह दिया। वो तो देश के लोगों ने इनके घमंड को, इनके अहंकार को तोड़ दिया और 400 पार के नारे की हवा निकाल दी, अल्पमत की सरकार बना दी। और अल्पमत की सरकार के बाद जब हमारे सारे सांसद पहुंचे संसद में, लोकसभा में, तो हमने शान से नारा लगाया जय संविधान, और बीजेपी को बड़ी तिलमिलाहट हुई थी कि नहीं हुई थी बीजेपी को तिलमिलाहट? और जब जय संविधान का नारा हमने लगाया तो लोकसभा के स्पीकर ने कहा था कि नहीं कहा था कि जय संविधान नारे की जरूरत नहीं? और जब लोकसभा के स्पीकर ने कहा था तो 550 सांसदों में आपका ये बेटा खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था कि देश जय संविधान से चलेगा? और ये क्या बताना चाहता हूं, मैं सत्तारूढ़ दल को बताना चाहता हूं, बीजेपी को, कि जब मैं खड़ा हुआ और मेरे साथ जयप्रकाश जी कंधे से कंधा मिला के वहां खड़े हुए, तो ये कहा कि बैठ जाओ। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, वहां तो आपने कह दिया बैठ जाओ, मगर ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। जय संविधान के नारे को नहीं बैठने देंगे, इस जय संविधान के नारे की गूंज को नहीं बैठने देंगे, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को नहीं बैठने देंगे, जय संविधान के नारे की गूंज को नहीं बैठने देंगे। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को, 10 साल की आपकी सरकार की विफलता का ये प्रमाण है। आप आते हो हरियाणा में, बड़े बड़े आपके सारे नेता आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आधा घंटा बोलते हैं, 29 मिनट हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे आप रखते हो। 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताते, हमको निशाने पे रखते हो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, हमने जब इनसे हिसाब मांगा कि हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल का, इतना नुकसान क्यों किया, तो कहा हम हिसाब नहीं देंगे। कहा कि हम हिसाब नहीं देते क्योंकि हम बीजेपी वाले हैं, हम हिसाब नहीं देते, हम तो हिसाब लेते हैं, हुड्डा साहब का हिसाब लेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, बाकी प्रदेशों में हो सकता है बिना हिसाब दिए आपका काम चल जाता हो सकता है बाकी देश के प्रदेशों में, कहीं गुजरात में, कहीं दूसरे प्रदेशों में आपका काम चल जाता हो, लेकिन यहां नहीं चलेगा, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान। यहां तो हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, शरीफ है, ईमानदार है। हम ठगे जाते हैं लेकिन हम अपने मन के भी पक्के हैं। कोई ठग के जाता है, हम ठगे तो जा सकते हैं, लेकिन कोई ठग के जाता है तो उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब करना भी जानते हैं। बीजेपी ने इतना नुकसान किया आज हरियाणा प्रदेश का, और बीजेपी को भी पता चल गया कि इनकी सरकार से लोग नाराज हो गए, और यही कारण था बीजेपी ने चुनाव से एन पहले 1 हफ्ता पहले अपने मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला? अपने मुख्यमंत्री को 10 साल से जिस सेनापति को कमांड दे रखी थी फौज की, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध का सूरज निकला तो कहा कि घोड़े से उस सेनापति को हटाओ और दूसरे सेनापति को बिठाओ। यही हुई, मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया। और उप मुख्यमंत्री तो क्या, किसा उप मुख्यमंत्री था? लूट का समझौता था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। आपको याद होगा जिस दिन ये, मैंने सिरसा में ही कह दिया था दिसंबर की रैली में कि जेजेपी से समझौता तोड़ने का समझौता हो चुका है, ताकि ये जेजेपी और लोकदल अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के माध्यम से वोट काटू उम्मीदवार ये हलकों में दोबारा खड़े करें। ये समझौता हो गया, मैंने वहीं कह दिया था, और समझौता तोड़ दिया, उप मुख्यमंत्री को बदल दिया। बदलते ही अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के घोटालों की मैं राज बताऊंगा। आपने देखा होगा
और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ, दोनों मिलकर लूट के फिर बयान नहीं आया, फिर नहीं बयान आया। पहले दिन बोला भाई राज बताऊंगा, उसने बोला तेरी जांच कराऊंगा, बोला भाई फिर बयान ही नहीं आया। ठीक है ना। तो ये इनका गठबंधन था, ये इनका गठबंधन था। अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, इतनी नाराजगी हो गई, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपने चुनाव की तारीख बदल दी। पहले चुनाव की तारीख नजदीक ले आए, फिर बदल के आगे कर दी। बीजेपी वालों, आपने इतना सब कुछ बदल लिया, लेकिन आपने अपना घमंड नहीं बदला, और इसीलिए लोगों का मन नहीं बदलेगा। लोग सरकार ही बदलने का काम करेंगे, आप कितना ही कुछ बदल लो। भाई दीपेंद्र आगे बढ़ो, ये लड़ाई, भाई दीपेंद्र आगे बढ़ो। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई। ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को बचाए रखने की लड़ाई है। जय संविधान के नारे को हरियाणा बचाए रखने की लड़ाई है। और भाई पूरा हरियाणा के कोने कोने में लोगों का साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। हरियाणा में आज लहर कांग्रेस के पक्ष में बनी है। 3 दिन पहले मैं अंबाला गया, जहां से हमारे भाई वरुण मुलाना 3 महीने पहले बड़े बहुमत से जीते थे। मैंने उनसे पूछा अंबाला वालों से, उन्होंने कहा 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में अंबाला से जा रही हैं। उसके बाद मैं सिरसा गया, जहां हमारी बहन शैलजा जी बड़े बहुमत के साथ लोकसभा में पहुंची थी। 3 महीने पहले मैंने सिरसा वालों से पूछा कि क्या होगा सिरसा लोकसभा में, बोला सिरसा की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। फिर मैं जुलाना में गया, जहां विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, हमारी बेटी जिनके साथ इतना घोर अन्याय हुआ, उनके नामांकन पे मैंने पूछा सोनीपत लोकसभा में क्या होगा, जहां से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी बड़े बहुमत से कुछ महीने पहले चुनाव जीते थे। उन्होंने कहा सोनीपत की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही हैं। उसके बाद हिसार, आज सुबह मैं बरवाला से आया हूं, हिसार लोकसभा से, तो जयप्रकाश जी से पूछा हिसार लोकसभा में क्या होगा, बोला हिसार में तो भाई सारी की सारी सीट, और भाई और रोहतक में क्या होगा वो मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब यूं बताओ तुम क्या करोगे। मैं आज आपके बीच में आया हूं भाई। देखो भाई कलायत वालों, मेरी बात सुनो। यहां से विकास मेरा भाई है, मेरा नौजवान साथी है। हमारे दिल में अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की उमंग है, आशा है। जब मैंने पहला कदम बढ़ाया था, पहला लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, मैं उसी तरह की नरमाई और परछाई में विकास में देखता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मौका है ऐसी पौध लगाने का जो बहुत लंबे समय तक आपको छाया देने का काम, आपकी सेवा करने का काम ये करेगा विकास। इस विकास को भाई मेरे साथ विकास की टीम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, मैं आज आपसे पूछने आया हूं। यहां पर कई उम्मीदवार, भाई एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे कई उम्मीदवार, अभी आता हूं, अभी आपकी बात पे भी आ रहे हैं, अभी खत्म नहीं है, आप चिंता ना करो, कोई बात नहीं, अभी आपकी बात पे भी, अभी मैनिफेस्टो पे भी आएंगे हम क्या क्या करेंगे। उससे पहले एक और बात मैं कह दूं, यहां पर बहुत से उम्मीदवार आएंगे। पिछली बार भी लोगों ने, आपको याद होगा, लोगों ने पिछली बार भी बीजेपी को दोबारा विधानसभा में बिठाने की वोट नहीं दी थी। 75 पार का नारा था पिछली बार बीजेपी का, 40 पे रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे। लेकिन सरकार दोबारा किसने बनाई? सरकार दोबारा बनाई दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलियों ने। दुष्यंत चौटाला और निर्दलियों ने जाकर भाजपा की सरकार बनाई कि नहीं बनाई? और अभय चौटाला को यह दर्द नहीं है कि बीजेपी की क्यों बनी, उनको यह दर्द है कि भतीजे की ज्यादा सीट क्यों आ गई। अगर एक आधी फालतू आती तो उससे भी तेज रफ्तार से बीजेपी को जाके समर्थन करते कि नहीं करते समर्थन। बयान आ गया था उसी दिन कि भाई, बयान आ गया था कि मैं कुछ भी करूंगा, एक सीट की पार्टी। बोला मैं कांग्रेस को, हुड्डा साहब को समर्थन नहीं दे सकता, फिर तो दूसरी बात कर सकता और क्या कर सकता है। और हर मौके पर ये इनेलो वो पार्टी है, ये अभय सिंह चौटाला वो पार्टी है, हर मौके पे बीजेपी का साथ दिया। और ये तो वो पार्टी है, दुष्यंत चौटाला ने तो उसके की मांगने के बाद दिया, अभय सिंह चौटाला ने तो बिना मांगे हर मौके पे साथ दिया।
2014 में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में इन्हें लोगों को मौका मिला था, लेकिन 5 साल 14 से 19 तक इस पार्टी ने खट्टर सरकार को या खट्टर साहब को निशाने पे नहीं रखा। 5 साल तक हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे रखा। इसीलिए 2019 में लोगों ने कहा कि आपको जो 19 सीट दी थी, आपको तो मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया था, लेकिन आप मुख्य सहयोगी पार्टी बन गए। लोगों ने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाई, 31 सीट हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी को दी और अभय सिंह चौटाला की 1 सीट आ गई, क्योंकि मुख्य सहयोगी पार्टी। राष्ट्रपति का चुनाव आया तब इन्होंने साथ दिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तब बीजेपी का साथ दिया, यहां तक कि इलेक्शन की डेट बदलवाने की भी बारी आई। डेट बदलवाने की अभी किसी पार्टी से साथ नहीं मांगा था बीजेपी ने, लेकिन घंटे के भीतर भीतर लोक दल के कार्यालय से चिट्ठी आ गई कि बीजेपी वाले ठीक कह रहे हैं, छुट्टी के दिन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ाओ। बताओ ये कौन सी बात है कि छुट्टी के दिन, हमेशा छुट्टी के दिन होते इलेक्शन होते रहे। तो ये बीजेपी ने वोट काटू उतार रखे हैं। और अभी गोपाल कांडा, सबको पता है सिरसा में क्या हो रहा है। सिरसा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ रही है और गोपाल कांडा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सिरसा में। आप जाके देख के आओ। तो भाई ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार धोखा खा गए थे, हमारी कमर पे वार हो गया था, पीठ पीछे वार हो गया था। पिछली बार धोखा नहीं लगता तो पिछली बार ये सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन इन्होंने धोखा करके 40 का केवल आंकड़ा था, लोगों ने मेजोरिटी नहीं दी थी। इन्होंने जेजेपी और निर्दलियों और एक एक एमएलए की पार्टियों के बल पे सरकार चला गए 5 साल। ईपके ने धोखा तो नहीं खाओगे भाई, हमारी कमर पे तो वार नहीं होने दोगे भाई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं किलायत वालों, मैं ये आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई किलायत में तुम जयप्रकाश जी की और मेरी, भाई तुम किलायत में कड़ मन्ना लगन दियो, थारे खातर छाती हम अड़ा देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं आपको, यहाँ धोखे में मत आना। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने यहां से किलायत से फैसला लिया और मेरे भाई विकास को यहां से उम्मीदवार बना के दिया। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं खड़गे जी का, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया 10 साल में, देख लिया उन्होंने, क्योंकि बीजेपी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इन निर्दलियों को और इनेलो को और जेजेपी को, इनको सिरे से निकालने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है। मेरे को भी थोड़ा सा राजनीति का अनुभव हो गया है, 20 साल से। मैंने पहले 10 साल सत्ता में भी देखी, लेकिन विपक्ष में भी 10 साल देश की राजनीति इन तानाशाही ताकतों से दिल्ली में आंख से आंख मिलाकर मैंने देखा है। साजिश और षड्यंत्र करने में माहिर है बीजेपी पार्टी। आपने देखा होगा एक बीजेपी के मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल का बयान, कि नतीजा कुछ भी हो, चाहे हम कितनी बुरी तरह हारे, हम एमएलए तोड़ देंगे और सरकार बना लेंगे। जैसे महाराष्ट्र में हमने सरकार तोड़ दी, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ दी। जेपी दलाल का यह बयान आया था कि नहीं आया था? मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने बीजेपी की इस तरह की साजिशों को देखा, ये कैसी साजिशें रचती है ये पार्टी, और उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को भेजा। ये विकास है, ये जयप्रकाश जी का सपूत है और ये आपका बेटा है। ये वो लोग हैं कि भाई मोदी क्या, पुतिन भी आ जाए, ट्रंप भी आ जाए तो भी नहीं हल्लेंगे भाई। ये कितने दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, ये है मजबूती भाई, जिंदाबाद। ये नहीं, इनको कोई नहीं हिला सकता, इनकी भावना कांग्रेस के प्रति कोई नहीं हिला सकता। और ये देख लिया इन्होंने, सारी अग्नि परीक्षा दी है। और इसीलिए ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर आप अपनी सरकार चाहते हो, आप चाहते हो कि बीजेपी की साजिश षड्यंत्र रचने में माहिर ये पार्टी, मैं तो भुगतभोगी हूं, मैंने इनको साजिशें कैसे प्रजातंत्र का ये गला घोटते हैं मैंने खुद देखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे कैसे घेर घोट कर, कैसे पूरी बीजेपी की केंद्रीय पार्टी ने किस तरीके से मुझे निशाने पे लिया। रात के अंधेरे में, जिस दिन गिनती हुई, रात के अंधेरे में फौज के पहरे में 4 बजे
मेरे खिलाफ कैसे डिक्लेयर कराया। मैंने देखा, हमारी बहन विनेश फोगाट ने देखा फाइनल तक पहुंच के क्या हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप फाइनल में पहुंच चुके हो, जीत आपकी है, लेकिन साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, वोट काटू उम्मीदवार छोड़े जाएंगे, लोक दल और निर्दलीय का नाम लेके आपके बीच में आएंगे। इन लोक दल और निर्दलीय का उम्मीदवारों का भी सफाया करना है इस बार, ताकि साजिश षड्यंत्र बीजेपी की नहीं। दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़ो, सरकार आपकी बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़ो। और ये गारंटी कर रहे हैं कि हमारी ये गारंटी, और जेपी जी कह रहे थे कांग्रेस की 7 गारंटी, उससे पहले हमारी गारंटी, कांग्रेस की 7 गारंटी तो है ही, वो आपको मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले हमारी भी एक गारंटी है। भाई विकास को आप आशीर्वाद देके यहां से बड़े बहुमत से आप यहां बता दो, कांग्रेस की सरकार और कलायत की सरकार मैं बनवा दूंगा आपकी। ये तो भाई ये मैं हमारी गारंटी, ये गारंटी पहली हमारी गारंटी है। बोलो मंजूर है ये गारंटी। अब भाई दूसरी, बाकी हमारी जो गारंटी है, आपकी सरकार बनेगी, हर वर्ग की खुशहाली के लिए हम कदम उठाएंगे। सबसे पहला फैसला, बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का हम काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारे गरीब परिवारों को, एससी समाज के परिवार, बैकवर्ड समाज के परिवारों को, गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से उनके लिए शुरू कराने का हम काम करेंगे। और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलाकर इंदिरा आवास योजना में मकान की हम दोबारा से स्कीम शुरू कराने का काम करेंगे। और ये जो पोर्टल हैं जिनमें उलझा दिया आपको, आईडी, प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल, कागजों में उलझा दिया कि अपने कागज ठीक कराओ, अफसरों के चक्कर काटो, और अफसर कह देंगे भाई चंडीगढ़ भेज देंगे। तो ये जो अफसरों के चक्कर काटो, तो भाई ये जो इस तरह के जो पोर्टल और जो आईडी हैं, जो जन विरोधी पोर्टल आईडी हैं, ये जाएंगे, आपको अफसरों के चक्कर नहीं, अफसरों को आपके चक्कर कटवाएंगे, ताकि अफसरों को घर घर आकर उनकी जिम्मेदारी है सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने का। और इसके साथ साथ 2 लाख नौजवानों को, जो खाली सरकारी नौकरियों के पद हैं जो समाप्त हो गए, उनके रोजगार निकालकर 2 लाख को हम नौकरी दिलाने का काम करेंगे। तो देखो नौजवान, अब ये देखो, ये भी एक प्रतीक है कि सरकार आपकी आ रही है। ये मांग कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग हमारे को जल्दी कराओ। मांग किससे की जाती है? जिसकी सरकार होती है। तो हम धन्यवाद करते हैं इनका। ये बीजेपी की रैलियों में नहीं जा रहे, क्योंकि मैं अब आपकी बात कर रहा हूं, ये बीजेपी की रैलियों में नहीं जा रहे क्योंकि बीजेपी ने बहुत इनका शोषण किया, हरियाणा को कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया, और इनको एक झुंझुना पकड़ा दिया। सीटी के बाद सीटी करी, और 3 साल से सीटी नहीं, और नौकरी निकाल दी, और नौकरियों में कहा ज्वाइनिंग कराएंगे। पहले कहा लोकसभा से पहले कराएंगे, फिर बोला लोकसभा चुनाव हो गया, फिर वो लोकसभा के बाद कराएंगे, फिर बोला विधानसभा चुनाव से पहले कराएंगे, फिर बोला विधानसभा चुनाव हो गया, अब कह रहे विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, क्या कहता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इनको भी यही तारीख पे तारीख। तो भाई नौजवानों, आप चिंता मत करो, आपकी चिंता हमारी अपनी चिंता है। आप कह रहे, आपकी जो मन में भावना है कि बिना कैंसल के ये आपको भर्तियों में आपको ज्वाइनिंग मिले, कांग्रेस की सरकार आते ही आपको 1 महीने की आप कह रहे हैं, उससे भी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो है तो अपना नौजवानों को तो ये। और आज भाई आखिर में जो हमारे, और भाई कोई अगर रह गई हो घोषणा, महिलाओं की रह गई थी भाई, महिलाओं, एक बार महिलाओं की रह गई आपकी आगे भाई, महिलाओं को मनरेगा की भी रह गई। देखो महिलाओं को, जो महिला बुजुर्ग की श्रेणी में नहीं है, मतलब बुढ़ापे पेंशन की श्रेणी में नहीं है, मगर 18 साल से ऊपर हैं, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं कामकाज, तो महंगाई से बचने के लिए उन महिलाओं को सारी हमारी जो महिला शक्ति है 2000 की पेंशन हम महिलाओं की बनवाने का काम करेंगे, ताकि घर खर्च में चलाने में। भाई जो 18 साल से ऊपर है, एक बार दोबारा सुनना जी, 18 साल से ऊपर है और बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन से नीचे, मतलब जिसकी बुढ़ापा पेंशन बन गई वो तो एक अलग है। तो भाई, और साथ में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। आपने देखा होगा, ये भी एक आखिरी बात कि भाई इन्होंने, बीजेपी ने भी घोषणा करी है 500 रुपए का गैस का सिलेंडर अपने घोषणा पत्र में। हमारी घोषणा देखकर एमपी साहब, हमारी घोषणा देखकर, क्योंकि लोकसभा में हमने कहा था 500 रुपए में सिलेंडर, बीजेपी वालों ने भी कह दिया 500 रुपए सिलेंडर। के फर्क एक है, फर्क ये है कि ये वही बीजेपी वाले हैं, जब हमने घोषणा करी थी आज से 6 महीने पहले, तब ये कहते थे कांग्रेस रेवड़िया बांट रही है।
अगर कांग्रेस रेवड़िया बांट रही थी तो थारे घोषणा पत्र में ये शामिल करके तुमने रिलीज कराया नड्डा साहब ने, तो भाई तो वो क्या चीज है? और अगर ये गलत है तो तुमने 10 साल तक, अगर ये गलत है तो तुमने 10 साल तक 1100 के सिलेंडर पे रोटी क्यों पुआई भाई? 10 साल तक तो 1100 सिलेंडर पे रोटी पुआई, और ईब कह रहे हैं कि भाई, तो बताओ ये बीजेपी है। बीजेपी की, और भाई 300 यूनिट बिजली में राहत देंगे ताकि जो है हर वर्ग को उसके राहत मिले। हर वर्ग की खुशहाली की ये सरकार होगी। हरियाणा को आगे भाई इस सरकार में भाई बनाने में आपको यही नहीं, किलाए तलके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भाई यहां से तो आप बड़े बहुमत से जिताना ही, पूरे इलाके में आप सारी सीटों को संभालना। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मनरेगा के मैट के लिए भी, और भाई एक हमारी आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय घासीराम नयन जी, उनकी आज पुण्यतिथि है, तो उनको भी हम अपनी सब मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं। उनका बड़ा संघर्ष रहा, उनके संघर्ष को याद करते हैं। कह दिया नरेगा का, और कोई सुनो, कह दिया।